गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी साइंस टीचर दीपशिखा बोल रही हूँ। 10th क्लास हम आज की वर्कशीट डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 43, जो कि 12/10/2020 के लिए है। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो आई है चैप्टर 5। बच्चों, आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है और क्यों वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम आदि। अभी तक 118 तत्वों के बारे में हमें पता है और इनमें से 98 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। हमें तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखो, जैसे हम जब कभी भी किसी केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं, हम उसे दवाई का नाम बताते हैं और वो तुरंत एक रैक में जाता है और हमें वो वाली दवाई निकाल के लाकर दे देता है। तो वो ऐसा कैसे करता है? क्योंकि उसने वहां पर अपनी जितनी भी दवाइयां हैं अलग अलग, उनको या तो सॉल्ट के हिसाब से वर्गीकृत किया हुआ है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD के हिसाब से वर्गीकृत किया हुआ है। तो हमें वर्गीकृत करने की जरूरत क्यों होती है? यहाँ पर भी हमने तत्वों को जो वर्गीकृत किया था, क्योंकि तत्वों को हम सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ सकें, हम उनका अध्ययन कर सकें आसानी से, इसलिए हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ज्ञात तत्व हैं उन्हें हमने जब वर्गीकृत किया तो हमने उसे सबसे पहले धातु और अधातु में वर्गीकृत किया था। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुणधर्मों के बारे में हमें पता चलता गया, वैसे वैसे हमने उनको वर्गीकृत करने की तैयारी शुरू कर दी। और हमने ज़्यादा, जब हमारे पास तत्व बढ़ गए तो उनको हमें वर्गीकृत करने की ज़रूरत पड़ी अलग तरीके से। तो क्या हुआ, सबसे पहले डॉबिनेर आए, डॉबिनेर का त्रिक आया। और डॉबिनेर जो कि एक जर्मन के विशेषज्ञ थे, 1817 में इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को सुव्यवस्थित तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार उन्होंने क्रमवार में लगाया तो उन्होंने 3-3 तत्वों के समूह बनाए। अब क्योंकि 3 तत्वों का समूह था, इसलिए हमने उसे त्रिक कहा। ये जो त्रिक थे ये था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्होंने किस तरीके से ये त्रिक बनाया? ऐसे ही रैंडमली नहीं उठा लिए। इन्होंने त्रिक इस तरीके से बनाया कि लिथियम, और जैसे यहाँ पर हम पहला त्रिक ही लेते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इन्होंने कहा कि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का त्रिक है, इसके जो परमाणु द्रव्यमान है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान अप्रॉक्सीमेटली 7 मान लेते हैं। हमारा जो पोटेशियम है इसका परमाणु द्रव्यमान 39 मान लें। तो इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जब हम जमा करेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास 46/2। तो ये बराबर हो गया हमारे 23 के। ठीक है, अब ये जो 23 है ये किसका परमाणु द्रव्यमान है? ये इस बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान है। तो इसी तरीके से इसने और भी त्रिक बनाए, लेकिन मुश्किल कहाँ रही? मुश्किल ये रही कि ये सिर्फ 3 ही त्रिक बना पाया। डॉबिनेर उस समय तक जितने भी ज्ञात तत्व थे उनमें से केवल उन्होंने 3 ही त्रिक ज्ञात किए थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की ये जो पद्धति थी, ये पद्धति सफल नहीं हो पाई थी, ये फेल हो गए थे। क्योंकि सिर्फ 3 त्रिक में तो हम नहीं बना सकते ना, सारे अपने परमाणुओं को नहीं रख सकते। तो इसके बाद फिर हमारे पास न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में ही व्यवस्थित किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि त्रिक नहीं, हम इनको 8-8 के समूह में रखेंगे। तो इन्होंने 8 तत्वों के जो गुण थे वो पहले इस तरीके से इन्होंने देखे और उन्होंने कहा कि हर 8वें तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। किस तरीके से? जैसे हम इसकी तुलना इन्होंने की संगीत के अष्टक से। संगीत में 7 सुर होते हैं, 8वां सुर पहला ही होता है, सा रे गा मा पा धा नी,
और उसके बाद फिर से स। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जैसे हर सातवें के बाद आठवां सेम होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हर जो आठवां तत्व होगा वो पहले के समान गुणधर्म रखेगा अपना। आप कहीं से भी गिन लीजिए, अगर मैं बेरिलियम के बाद से गिनूं, बेरिलियम पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो मैग्नीशियम ही आठवां आएगा। और बेरिलियम और मैग्नीशियम को एक ही ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे लिथियम और सोडियम धातु है, तो ये लिथियम और सोडियम धातु दोनों के गुण सेम होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने रखा, लेकिन इनके साथ भी क्या कमियां रहीं। एक तो ये सारे जितने भी आपके तत्व थे वो सारे नहीं आ पाए थे इसके अंदर। दूसरा, इनकी जो सीमाएं थी वो केवल कैल्शियम धातु मतलब हल्के धातु तत्वों तक ही लागू होता था। ये आपका ये नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खा रहे थे। जो हमें नए तत्व मिलते जा रहे थे वो इस सारणी से मेल नहीं खा रहे थे। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए ना केवल दो तत्वों को एक साथ रखा इन्होंने, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उन्हें भी एक साथ रख दिया था। तो यहाँ पर आकर इनकी जो अष्टक सिद्धांत था वो फेल हो गया था, वो पद्धति सफल नहीं हो पा रही थी। देखिए यहाँ पर बच्चों, इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा है। अगर दो तत्वों को हम एक साथ रखते हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों के गुणधर्म सेम है। अब गुणधर्म सेम है तो मतलब वो एक ही तत्व होना चाहिए, लेकिन वो एक तत्व तो नहीं है। कोबाल्ट और निकल दो अलग अलग तत्व हैं, दो अलग अलग तत्व हैं तो दो अलग अलग गुणधर्म होंगे। तो इस चीज पर आकर ये इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। कुछ जगह इन्होंने ऐसे खाली छोड़ दी थी। ये देखिए सीरियम और लैंथनम, यहाँ पे भी इन्होंने सेम किया है। तो यहाँ पर ये इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया गया है। अब इस पर बेटा हम नए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। तो यहाँ पे हमने आपको बताया तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। तत्वों को हमने क्यों वर्गीकृत किया। देखिए, जितने भी हमारे आसपास के जो तत्व थे उनको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए हमने उनको वर्गीकृत किया। तो यहाँ से आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऐसे तीन तत्वों के नाम लिखिए जो डॉबिनर के त्रिक को दर्शाते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक त्रिक दिखा देंगे, कोई भी एक। नेक्स्ट है आपका, न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्ति में विभक्त किया। तो यहाँ देखो बच्चों, हमने पढ़ा है न्यूलैंड के बारे में। कितनी पंक्तियां नजर आ रही हैं आपको यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हर 8वें तत्व की उसने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, गुणधर्म सेम होंगे, लेकिन क्या उसने 8 तत्वों की क्षितिज पंक्ति बनाई थी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं आसानी से कि इसका आंसर सत्य है या असत्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो यहाँ से कोई भी 2 सीमा आप लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डॉबिनियर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया था ना, उसी तरीके से आप इसके लिए एग्जाम्पल करेंगे। इनके परमाणु द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको ये करके दिखाना है, तभी आपका उत्तर सत्यापित होगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ये वर्कशीट। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, पानी से धोते रहें और ज़्यादा बाहर ना निकलें घर से। घर पर रहकर ही अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।